हेलो दोस्तों, मैं वैशाली दुबे अन अकेडमी के लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज 15 मई को है वर्ल्ड फैमिली डे। दोस्तों, वर्ल्ड फैमिली डे आज अपने परिवार के साथ रहने का दिन है। और दोस्तों, परिवार के साथ साथ रहने के साथ साथ पढ़ने का भी दिन है। और हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स का, जहां हमारी एजुकेटर टीम लगातार आपकी क्लासेस ले रही हैं। दोस्तों, मेरा नाम वैशाली दुबे है और मैंने एमएससी फिजिक्स से किया हुआ है दोस्तों। और मैं 2016 से ही लगातार एमपी स्पेसिफिक जीके की क्लासेस ले रही हूँ दोस्तों। और मैं आपके एमपी के साथ साथ दोस्तों, इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं आपदा प्रबंधन के बारे में, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम इसमें व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव भी कर रहे हैं कि एक दिन हम आपदा पढ़ रहे हैं और दूसरे दिन उसी आपदा से संबंधित हम प्रश्न लगा रहे हैं। लगभग 50 प्रश्न जो है वो हम लगा रहे हैं। इस आज हमें पढ़ना है भूकंप, और इसके पहले हम पढ़ के आए थे ज्वालामुखी और प्रमुख आपदाओं के प्रकार। तो ज्वालामुखी पढ़ा था, फिर ज्वालामुखी के दूसरे दिन ही हमने पढ़ा था उससे संबंधित 50 ऑब्जेक्टिव। आज का जो लेक्चर रहेगा वो पूरा का पूरा हम भूकंप कवर करेंगे, और कल जो है हम भूकंप से संबंधित आपदा के क्वेश्चन लगाएंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले मैं आपको बताऊं कि आप घर बैठे ही लाइव क्लासेस के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से, एमसीक्यूज के माध्यम से क्लासेस ले सकते हैं। और दोस्तों, अनअकैडमी पर हमारे लगातार एजुकेटर आपको मार्गदर्शित कर रहे हैं और इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि आपके हर एक टॉपिक को हम कवर करा सकें। दोस्तों, आप हर एक टॉपिक को कवर कराते हुए आप एमपीपीएससी और व्यापम का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आज ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और वहां पे आपको सिलेक्ट करना है कोर्स एमपीपीएससी और व्यापम। आप जैसे ही एमपीपीएससी और व्यापम सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ आपको एमपीपीएससी ही सिलेक्ट करना है, ना कि एमपीएससी। एमपीएससी दोस्तों वो महाराष्ट्र पीएससी है, और आपको सिलेक्ट करना है एमपीपीएससी और व्यापम। यदि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको 7,000 का पड़ेगा। लेकिन यदि आप मेरा कोड वैशाली 10 यूज़ करते हैं तो यही पूरा जो कोर्स रहेगा वो आपको 6,300 रुपये में मिलेगा दोस्तों। मात्र 6,300 रुपये में। और 6,300 के अलावा दोस्तों, यदि आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जो आपको बेहद ही फायदेमंद है कि यदि आप 2 साल का लेते हैं तो वो है 8,400 में। लेकिन यदि आप मेरा कोड वैशाली 10 यूज़ करेंगे तो यही आपको मिलेगा 7,560 रुपये में। आप कोड ज़रूर याद रखिए, वैशाली 10 है। नेक्स्ट, यदि हम बात करें आज के टॉपिक की, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भूकंप। और हमें क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, इसकी हम परिभाषा देखेंगे। भूकंप की प्रमुख इसमें कॉन्सेप्ट बेस की भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है, फोकस क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है। फिर उसके बाद भूकंप की 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है भूकंप को। भूकंप उत्पत्ति के कारण कौन कौन से होते हैं, जैसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से भूकंप उत्पत्ति का कारण नहीं है और एक कारण किसी अन्य आपदा का डाल दिया जाए, तो यहीं से तो क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट, भारत में आए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कि भारत में आए भूकंपों के बारे में, कि भारत में कौन कौन से भूकंप आए हैं, विच सन और कहाँ आए हैं, हमें इसके बारे में पढ़ना है और यहीं के यहीं याद करने का प्रयास करना है। नेक्स्ट है हमारा कि भूकंप से बचने के उपाय कौन कौन से हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। दोस्तों, सबसे पहले हम देख रहे हैं भूकंप की परिभाषा। तो दोस्तों, भूकंप नॉर्मल हम जानते हैं कि भूकंप होता क्या है, कि भूकंप जो है वो भूपृष्ठ पर होने वाला एक ऐसा आकस्मिक कंपन होता है जो भूगर्भ में चट्टानों के लचीलेपन या समस्थिति के कारण होने वाले समायोजन का परिणाम होता है। मतलब क्या है, हमें यहाँ परिभाषा याद करनी है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रीलिम्स में तो हम ऑब्जेक्टिव लगाएंगे ही। कि क्या है कि भूपृष्ठ पर होने वाला एक ऐसा आकस्मिक कंपन जो क्या करता है, चट्टानों के लचीलेपन या समस्थिति के होने वाले समायोजन के परिणाम होता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि चट्टानों में परिवर्तन आ गया, या भूगर्भ में चट्टानों में परिवर्तन आ गया, या फिर यह प्राकृतिक और मानवीय कारणों से हो गया। अब प्राकृतिक कारणों से देखते हैं, ये दोनों कारणों से होता है, प्राकृतिक कारणों से भी होता है और मानवीय कारणों से भी होता है। यदि हम प्राकृतिक कारणों की बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा दोस्तों, ज्वालामुखी की क्रिया, क्योंकि जैसे ही ज्वालामुखी उद्गरित होता है, ज्वालामुखी में उद्गार होता है,
ऐसे स्थानों पर भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है, या जहाँ भूकंप आया है वहाँ ज्वालामुखी आने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारा विवर्तनिक विवर्तनिक अस्थिरता। विवर्तनिक अस्थिरता संतुलन स्थापना के प्रयास, वलन, भ्रषण और भूगर्भिक गैसों का फैलाव आदि शामिल किए जाते हैं। देखिए ऐसा है कि एक ही स्थान पर या तो चट्टानें आपस में टकरा रही हैं, या ज्वालामुखी का उद्गार हो गया है, या कोई भी क्षेत्र में वलन वलन या वलन और भ्रषण मतलब क्या है कि या तो चीजें टूट गई हैं, या चीजें क्या है, चीजें टूटने के बाद आपस में ऊपर उठ गई हैं या नीचे उठ गई हैं, या चीजों का धंसना, उसके कारण भी भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है, या भूगर्भिक गैसों का फैलाव। जैसे कि आप आगे जाके अभी हम पढ़ेंगे कि रेडॉन गैस कैसे फैलती है, वो हम देखेंगे कि भूगर्भिक गैसों का फैलाव। और प्रत्येक चट्टान में तनाव सहने की एक क्षमता होती है, और उसके बाद यदि तनाव बल और अधिक हो जाता है तो वो चट्टान टूट जाती है। नॉर्मल सी बात है, यदि हम बात करें कि किसी भी चट्टान की, यदि कोई एक ये चट्टान है और इसमें क्या हुआ है कि इस चट्टान में लगातार क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है, और इस प्रेशर के कारण ही इतना तनाव बल इतना ज्यादा हो जाए कि वो चट्टान टूट जाएगी, और टूटा हुआ भाग पुनः अपने स्थान पर वापस आ जाता है। ये जो टूटेगा स्थान, यहां से चट्टान में क्या आ गई, दरार पड़ गई। अब ये जो चट्टान रहेगी या दरार जो पड़ गई है, यही क्या होगा, भूकंप आने का कारण होगा। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, जहां से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है कि भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि भूकंप आने के पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है। तो दोस्तों रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। कौन सी गैस है ये, रेडॉन गैस है। ये सामान्यतः वायुमंडल में उपस्थित नहीं होती, लेकिन जैसे ही भूकंप आता है तो इसकी मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। अतः इस गैस की मात्रा में वृद्धि होने का उस प्रदेश विशेष में भूकंप आने का संकेत होता है। जैसे ही उस क्षेत्र में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ गई, हमें समझ जाना चाहिए कि इस क्षेत्र में भूकंप है वो आने वाला है। अब देखिए, जिस जगह पर भूकंप तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप मूल या फोकस कहा जाता है। देखिए ये है कि जिस नीचे, क्योंकि ये जो भूकंप आएगा वो धरातल के नीचे स्टार्ट होगा, तो जहां से भूकंप आना प्रारंभ हुआ है या भूकंप की उत्पत्ति हुई है, भूकंप तरंगें उत्पन्न हुई हैं, तो उसे कहा जाता है फोकस। दोस्तों ये है हमारा, ये जो आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर का, ये क्या है हमारा कि हाइपोसेंटर या फोकस है, जहां से भूकंप है वो आता है। अब जहां पर सबसे पहले भूकंप, धरातल का वह भाग जहां पर सबसे पहले इन भूकंपीय तरंगों का क्या किया जाता है, अनुभव किया जाता है, उसे भूकंप केंद्र या एपिसेंटर के नाम से जाना जाता है। डाउट क्लियर हो रहा होगा आपका कि जिस स्थान से भूकंप तरंगें उत्पन्न हुई हैं उसे फोकस, और जहां पर पहले सबसे पहले आई हैं धरातल पर और इन भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया जा रहा है, वो कहलाता है एपिसेंटर। और भूकंप के दौरान जो ऊर्जा निकलती है उसे प्रत्यास्थ ऊर्जा या इलास्टिक एनर्जी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आप जैसे पूरे के पूरे नोट्स बनाते जाइए, साथ साथ पेन कॉपी उठाइए, जितने जितने जो फैक्ट हैं आपको मिलते जा रहे हैं या जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा एक चार्ट बना लें कि हमें 5 नंबर में आएगा, या 6 नंबर में आएगा तो ऐसे लिखना है, 15 में आएगा या 11 में आएगा तो हमें ऐसे लिखना है, कि पूरा का पूरा हमें कौन कौन से टॉपिक, उसमें कौन कौन से फैक्ट डालने हैं। और जो व्यापम की तैयारी कर रहे हैं वो इन फैक्टों को अलग से लिखते जाइए, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो तो पूरा जरूर लिखें दोस्तों, पूरा का पूरा ही कवर करें। और देखिए यहाँ पे आप पेन से ही इसे यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने क्या देखा कि भूकंप के दौरान ही कई प्रकार की भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें 3 श्रेणियों में रखा जा सकता है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा था भूकंप की परिभाषा, कि पृथ्वी पर होने वाला एक आकस्मिक ऐसा ऐसा भूकंप, ऐसी तरंगें जो क्या करती हैं, किन किन कारणों से उत्पन्न होती हैं, ज्वालामुखी क्रियाओं से, ये प्राकृतिक और मानवीय दोनों क्रियाओं से उत्पन्न होती हैं। प्राकृतिक क्रियाओं की बात करें तो ज्वालामुखी आना, या जो चट्टानें हैं उनमें विवर्तनीयता आना, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो आपस में वलन और भ्रषण की क्रिया हो गई, तो इस कारण भूकंप आता है। अब उसके बाद हमने पढ़ा कि जैसे ही भूकंप आता है तो वायुमंडल में रेडॉन गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिससे भूकंप आने का संकेत हमें
प्राप्त होता है। और जिस स्थान से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे फोकस कहा जाता है, और जिस स्थान पर सबसे पहले अनुभव की जाती हैं उसे एपिसेंटर या भूकंप केंद्र कहा जाता है। और भूकंप के दौरान जो ऊर्जा निकलती है उसे प्रत्यास्थ ऊर्जा या इलास्टिक एनर्जी के नाम से जाना जाता है। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। उसके बाद हम देखें कौन कौन सी ऐसी 3 श्रेणियां हैं जिन्हें अभी अब हमने पढ़ा ना कि 3 श्रेणियों में रखा जाता है। तो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले होता है कि प्राइमरी या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, प्राथमिक या लंबात्मक तरंगें। ये कैसी होती हैं? ये अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं दोस्तों, एवं ध्वनि तरंगों की भांति चलती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ध्वनि तरंगें क्या हैं। यहाँ पे देखिए 3 चीजें कवर हो रही हैं। सबसे पहले ध्वनि तरंगें कैसी हैं? अनुदैर्घ्य तरंगें हैं। ध्वनि तरंगें कैसी हैं? अनुदैर्घ्य तरंगें हैं। और ये जो भूकंप में उत्पन्न प्राथमिक या प्राइमरी जो वेव्स हैं वो भी कैसी तरंगें हैं? अनुदैर्घ्य तरंगें हैं। और इन्हें पी तरंग या प्राइमरी जो वेव्स है वो कहा जाता है। और तीनों भूकंपीय लहरों में अभी जो हम 3 श्रेणियां पढ़ने वाले हैं उन तीनों में सर्वाधिक तीव्रता इसी तरंग की होती है। नाम से स्पष्ट है, जो पहले आएगी वो पहले सबसे ज्यादा घातक होगी, सबसे ज्यादा विनाशकारी होगी। तो क्या है? भूकंपीय लहरों में सर्वाधिक तीव्र मतलब इसकी जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा है, तथा ठोस के साथ साथ ये तरल माध्यम में भी चल सकती हैं। ये है 2017 के पीएससी का प्री का क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है वो एसआई में भी आया हुआ है दोस्तों, कि जो प्राथमिक या लंबात्मक तरंगें होती हैं वो निम्नलिखित में से किन किन माध्यमों में संचरित होती हैं? ठोस के साथ, गैस के साथ, द्रव के साथ, या ठोस द्रव के साथ, दोनों के साथ। तो ये क्या कह रहे हैं हम कि ठोस के साथ साथ ये तरल माध्यम या द्रव माध्यम में भी चल सकती हैं, लेकिन इनकी जो चाल है वो ठोसों की तुलना में तरल माध्यम में धीमी हो जाती है या मंद हो जाती है। तो हमने अभी क्या पढ़ा? प्राथमिक तरंगे, इन्हें पी तरंगों के नाम से जाना जाता है। ये ध्वनि तरंगों की ही भांति कैसी होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। और भूकंपीय लहरों में सर्वाधिक तीव्रता इन्हीं तरंगों की होती है, और ये ठोस और द्रव दोनों माध्यमों में संचरित होती हैं। लेकिन ठोस की तुलना में द्रव में इनकी जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। नेक्स्ट, यदि हम बात करें कौन सी तरंगे आएंगी इसके बाद? अनुप्रस्थ या गौण तरंगे। अनुप्रस्थ या गौण तरंगे, इन्हें सेकेंडरी और है, यहाँ पे ऑफ नहीं है, सेकेंडरी और ट्रांसवर्स वेव के नाम से भी जाना जाता है। अनुप्रस्थ या गौण तरंगों के नाम से जाना जाता है। इसी कारण इन्हें क्या कह रहे हैं हम? एस तरंगे, अर्थात क्या? सेकेंडरी वेव्स के नाम से जाना जाता है। और यह प्रकाश तरंगों की भांति चलती हैं। यह प्रकाश तरंगों की या इनकी जो स्पीड है वो लाइट ऑफ स्पीड के इक्वल है। मतलब स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है दोस्तों? आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है। जल्दी बताइए कि कितनी होती है? 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8। 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8। ठीक, इसकी यूनिट बताइए जल्दी से दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसकी यूनिट बताइए, इसकी क्या होती है? 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। कि इसकी जो यह प्रकाश तरंगों की भांति चलती हैं। और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जहां पर प्राथमिक तरंगें ठोस और द्रव दोनों माध्यमों में चल रही थी, यहाँ पर जो अनुप्रस्थ तरंगें होंगी वो सिर्फ चलती हैं ठोस माध्यम में। प्राथमिक तरंगें ठोस और द्रव दोनों में चल रही थी, और यहाँ पे अनुप्रस्थ तरंगें सिर्फ ठोस माध्यम में ही चल सकती हैं, तरल माध्यम में लुप्त हो जाती हैं, क्योंकि यह पृथ्वी के क्रोट से होकर नहीं गुजर पाती। यह पृथ्वी के क्रोट से होकर नहीं गुजर पाती। ये भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग है वो पृथ्वी के क्रोट से होकर नहीं गुजर पाती। तो वो कौन सी है? अनुप्रस्थ या गौण तरंगे या ट्रांसवर्स वेव। अतः एस तरंगों से पृथ्वी के क्रोट के तरल होने के संबंध में अनुमान लगाया जा सकता है। देखिए, बोल हम क्या रहे हैं, बस बात इतनी है कि ये है पृथ्वी का क्रोट। अब जब यहां से ये जो तरंगे हैं वो नहीं निकल पा रही है, सिर्फ कहाँ चल रही है? ठोस माध्यमों में, और तरल में चल नहीं रही हैं, और पृथ्वी के क्रोड में भी नहीं चल पा रही हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो पृथ्वी का ये जो क्रोड है, ये जो पृथ्वी का क्रोड है, ये किसका है? ये द्रव का बना हुआ है या तरल का बना हुआ है। इसी कारण यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव नहीं निकल पा रही हैं। और पी तरंगों की तुलना में इनकी गति कितनी हो जाती है? 40% कम हो जाती है। सर्वाधिक गति किसकी रहती है?
हमने सबसे पहले पढ़ा था प्राइमरी वेव्स की। फिर सेकेंडरी वेव्स में हमने क्या पढ़ा कि इनकी जो स्पीड है वो 40% कम हो जाती है और जो इनकी स्पीड होती है वो लाइट ऑफ स्पीड के इक्वल होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद होता जा रहा होगा आपको। आई होप। मैं पूरा प्रयास करूंगी आपको याद कराने का, समझाने के साथ साथ याद भी कराने का। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि सरफेस या लॉन्ग पीरियड वेव्स या धरातलीय तरंगे, ये कैसी तरंगे होती है? धरातलीय तरंगों की यदि हम बात करें तो अत्यधिक प्रभावशाली तथा सबसे लंबा मार्ग तय करने वाली तरंगे होती हैं। दोस्तों, प्राथमिक तरंगों की तीव्रता ज्यादा थी और धरातलीय या सरफेस वेव्स की जो है वो क्या है? लंबा मार्ग तय कर रही है। मतलब कि क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती हैं या ज्यादा क्षेत्र को ये कवर करती हैं, जो पृथ्वी के ऊपरी भाग को प्रभावित करती हैं, जो पृथ्वी के ऊपरी भाग को प्रभावित करती हैं तथा इसका सबसे अधिक विनाशकारी होता है। इसका जो प्रभाव होता है वो सबसे ज्यादा विनाशकारी। नॉर्मल सी बात है, हमें यहाँ पे रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम। हुआ ये है कि ये जो धरातलीय तरंगे हैं ये सबसे लंबा मार्ग तय करेंगी, सबसे ज्यादा क्षेत्र को घेरेंगी। अब जो तरंगे सबसे ज्यादा क्षेत्र को घेरेंगी वो सबसे ज्यादा क्या होंगी? विनाशकारी होंगी। कि यदि हम बात करें कि सिर्फ इतने क्षेत्र में भूकंप आया है तो सिर्फ इतने ही क्षेत्र की क्षति हुई, लेकिन यदि हम बात करें कि इतना पूरा का पूरा ये यदि एरिया कवर कर रही है धरातलीय तरंगे, तो यहाँ पे जो क्षति होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। तो रटना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट पे चलना है कि प्राइमरी वेव्स में क्या है कि उसकी तीव्रता ज्यादा है और वह ठोस और द्रव दोनों में चल सकती है। सेकेंडरी वेव्स जो होती है या पी वेव्स है उसे ही प्राथमिक तरंगों को ही पी वेव्स के नाम से जाना जाता है। फिर हमने पढ़ा सेकेंडरी वेव्स जिन्हें एस वेव्स के नाम से भी जाना जाता है और इनकी जो स्पीड होती है वो लाइट ऑफ स्पीड के इक्वल होती है और इनकी जो तीव्रता होती है वो पी वेव्स की तुलना में 40% कम हो जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा सरफेस वेव्स या धरातलीय तरंगे। तो ये क्या होती है? ये पृथ्वी के सिर्फ ऊपरी भाग को ही क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं और ये सबसे ज्यादा लंबा मार्ग तय करती हैं और लंबा मार्ग तय करने के कारण ही ये सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं और ये देर तक पहुंचने वाली तरंगे हैं। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है? एल तरंगे भी कहा जाता है। इन्हें एल तरंगे भी कहा जाता है। ये तीनों आपको याद हो गई होंगी। उसके बाद आगे चल के हम देखते हैं कि भूकंप उत्पत्ति के कौन कौन से कारण होते हैं। दोस्तों, ये आया हुआ है सबसे पहला भूकंप उत्पत्ति के कारण में ज्वालामुखी क्रिया और भूकंप में घनिष्ठ संबंध होता है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जहां ज्वालामुखी आता है वहां भूकंप आता है और जहां भूकंप आता है वहां ज्वालामुखी आने की संभावना है वो बढ़ जाती है। यहाँ देखिए कि यहाँ पे ज्वालामुखी आया हुआ है और ज्वालामुखी आने के कारण ही आप पिक में देख सकते हैं कि ज्वालामुखी आने के कारण ही पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो भूकंप से ग्रसित हो गया है और जनधन की हानि हुई है। तो हम कह सकते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार के साथ भूकंप आता है और कभी कभी भूकंप के कारण ज्वालामुखी उद्गार होने लगता है। ज्वालामुखी क्रिया में जब पृथ्वी के भीतर की तीव्र ज्वाला, गैस, जलवाष्प एवं लावा बाहर फूटने के लिए भूतल पर ठोस स्तर पर प्रत्यधारा करते हैं तो भूकंप आता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही ज्वालामुखी का उद्गार हुआ उससे गैसें निकली, ज्वाला निकली, लावा या मैग्मा निकला और बहुत सारी ऐसी जलवाष्प की मात्रा निकली, तो जिसके कारण क्या होता है कि वो धरातल पर पड़ा और धरातल पर जैसे ही पड़ता है तो जो धरातल है हमारा उसमें जो दरार आ जाती है या उसमें दरार आ जाती है या वो फूट पड़ता है भू स्तर को। इसी कारण इसे भूकंप आता है। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो भूपटल पर भ्रंश। भूपटल पर भ्रंश कैसे पड़ जाते हैं कि हम इसको ऐसे समझेंगे कि यदि ये हमारी दो प्लेटें हैं, यदि ये हमारे धरातल पर स्थित दो प्लेटें या दो चट्टानें हैं और इनमें आपस में लगता है दोस्तों, अब हम जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब इसमें वलन के कारण बहुत ही ज्यादा अत्यधिक दबाव लगता है और अत्यधिक दबाव एवं ताप के कारण इनमें खिंचाव उत्पन्न होता है और वलन या घर्षण के कारण ही क्या होता है कि ये चट्टानें आपस में या तो जुड़ जाती हैं या तो फिर ये जो चट्टानें होंगी वो आपस में एक हिस्सा जो है वो इस साइड और एक हिस्सा है वो इस साइड चला जाता है और ये जो बीच का जो क्षेत्र है या तो ये ऊपर उठ जाएगा या तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये कहलाता है भ्रषण और वलन। कि जो जब दो चट्टानों के बीच में अत्यधिक ताप दाब लगता है और दो चट्टानें या तो आपस में मिल जाती हैं। वलन के बहुत सारे प्रकार हैं, बहिर्जात बल और अंतर्जात बलों के अंतर्गत ही इसे रखा जाता है
और इसी कारण जो है एक भाग इस साइड और एक भाग इस साइड, या तो बीच का जो भाग रहेगा वो ऊपर उठ जाएगा, या बीच का जो भाग है वो नीचे आ जाएगा, उमज्जन और निमज्जन। ठीक, तो इसी कारण भूकंप आने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक प्रकार का संपीड़न उत्पन्न हो जाता है, या बल जो है वो लगने लगता है, संपीड़न बल, जिसके कारण भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है भू संतुलन में अव्यवस्था। हुआ ये है कि एक ही कई ऐसे भारत के ऐसे कई भाग हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपनी इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे कि भूपटल के संतुलित भागों में दीर्घकालीन अव्यवस्था उत्पन्न होती है तो भूकंप का अनुभव किया जाता है। और यद्यपि संतुलन संबंधी अव्यवस्था हमेशा भूकंप नहीं आते, किंतु यह अव्यवस्था अचानक होती, जैसे कि क्या कह रहे हैं हम कि एक ही जगह हमने क्या किया है कि एक ही जगह पे हम चट्टाने लगाते जा रहे हैं या लगातार भूमि की खुदाई करते जा रहे हैं। ऐसे धरातल पर क्या होता है कि जो धरातल की भार ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, या भार ढोने की जो क्षमता होती है, भार सहन करने की जो क्षमता होती है, वो कमजोर हो जाती है, और उसी कारण जो वो पूरा क्षेत्र हो जाता है वो कमजोर हो जाता है, और भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि पृथ्वी पर क्या हो जाती है, दरार पड़ जाती है। नेक्स्ट यदि हम बात करें भूकंप के उत्पन्न होने के, तो हमारा जो नेक्स्ट कारण है वो है जलीय भार। देखिए यहाँ पे, क्योंकि एक क्वेश्चन है यहाँ पे आया हुआ है, इसी कारण मैंने इसे हाईलाइट किया है कि कोयना बांध। दोस्तों कोयना बांध के बारे में आगे हम देखते हैं कि जलीय भार। हुआ ये है कि धरातल के किसी भी भाग में यदि अधिक समय तक जल रहता है तो जल के दबाव और भार के कारण जलाशय के नीचे की जो चट्टानें होंगी उनमें परिवर्तन होने लगेगा। हुआ ये है कि यदि मान लो ये पूरा का पूरा जलाशय है, और इस जलाशय में ही ये जो नीचे की भूमि है, ये नीचे की ये जो चट्टानें हैं, इसके नीचे पूरा का पूरा जितना भी ये जो क्षेत्र रहेगा जलीय क्षेत्र के अंतर्गत, तो उसकी चट्टानों में परिवर्तन होने लगा। और हुआ ये कि उसकी जो अत्यधिक दबाव बढ़ गया और भार बढ़ गया, जिससे उसकी जो भार ढोने की क्षमता है या जो उसकी स्थिरता है वो कम हो जाती है। इस कारण जो परिवर्तन या शीघ्रता इसमें अचानक हो सकता है कि जैसे ही थोड़ी ही हलचल हुई और वहां पर दरार पड़ गई और भूकंप आ गया, मतलब कि उसकी जो सहन करने की क्षमता है, भार ढोने की क्षमता है, दाब सहन करने की जो क्षमता है वो घट गई है। इसी कारण जो है वो भूकंप आने लगता है। कि ये देखिए, और इसका जो प्रमुख कारण है वो हुआ ये है कि जितने भी ये जो मानव निर्मित जलाशय बनाए गए हैं उसमें इस प्रकार के कारण से भूकंप जल्दी आ जाता है कि हमने जो है वो एक जलाशय बना लिया है, मानव निर्मित जलाशय बना लिया है, वहां पे बहुत ही अत्यधिक ताप दाब और भार जो है वो पड़ रहा है, जिसके कारण वो जो क्षेत्र है वहां पर दरार पड़ गई और भूकंप आ गया। भारत में 1967 वर्ष 1967 को कोयना में आए भूकंप का कारण विद्वानों ने कोयना बांध की तली में धंसाव को बताया है। दोस्तों भारत में 1967 में भूकंप आया हुआ था, और कोयना बांध उसका कारण क्या बताया है, क्योंकि कोयना बांध में ही क्या हो गया था, धंसाव हो गया था, इसी कारण भूकंप आया हुआ था। दोस्तों अब आपको बताना है कि कोयना बांध कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में आता है, और कोयना बांध है वो कहाँ किस नदी पर बनाया हुआ है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए कि कोयना बांध कहाँ आता है। उसके बाद हम देखेंगे कि भूकंप उत्पत्ति का कारण एक और होता है कि गैसों का फैलाव। जब किन्हीं कारणों से भूगर्भ में अत्यधिक ताप के कारण जो गैसें रहेंगी वो भाप में बदलेंगी। आपको देखना कैसे है कि ये जो गैसें हैं और गैसें जो रहेंगी वो अत्यधिक क्या है, नीचे है, मतलब हमारे भूगर्भ है ये, और भूगर्भ के नीचे क्या है, गैसें हैं। और जब ये जो गैसें हैं वो अत्यधिक ताप और दाब पड़ा तो ये क्या जाएंगी, धरातल के ऊपर जाएंगी, और जैसे ही ये धरातल के ऊपर जा रही हैं तो ये अभी तक गैसें थी, फिर उसके बाद ये गैसें जो रहेंगी वो कैसे हो जाएंगी, भाप में बदल जाएंगी। और ये लगातार यदि भाप की मात्रा वो है बढ़ रही है, और लगातार इससे भूगर्भ से नीचे से क्या निकल रही है, भाप निकल रही है, और जैसे ही ये भाप लगातार निकलेगी तो भूपटल पर दबाव जो है वो बढ़ जाएगा, और जब दबाव बढ़ेगा तो इससे भूभाग में क्या होने लगेगा, कंपन होने लगेगा, और इसी कारण भूकंप आ जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आता जा रहा होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, इसमें होता क्या है कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में कि जैसे किसी भी दो प्लेट में क्या आ गई है, अस्थिरता आ गई है या कंपन हो रहा है, तो पूरा का पूरा हमारी जो पृथ्वी है उसमें भी कंपन होने लगेगा और भूकंप जो है वो आ जाएगा। अब भूकंप के प्रकार देखते हैं कि भूकंप कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों भूकंप दो
भूकंप को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, एक कृत्रिम भूकंप होता है और एक प्राकृतिक भूकंप होता है। ये शायद दोस्तों ये वाला जो मैं मैटर लेके आई हूँ या ये वाला जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भूकंप के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है और हम जो है वो इसे इग्नोर कर देते हैं या हम कभी पढ़ते नहीं है, हमें कहीं ज़्यादा मिलता भी नहीं है, लेकिन हमें इसको यहीं के यहीं नोट्स बनाते जाना है और लिखते जाना है कि कृत्रिम भूकंप। सबसे पहले हम बात करें कृत्रिम भूकंप, तो ये किसके कारण आएगा? कृत्रिम है तो मानव के कारण ही आएगा, हमारे कारण ही आएगा। कैसे? जैसे कि हमने क्या किया है कि एक भाग में सुरंग खोद दी है या खानों की खुदाई कर दी है, जो खदानें होती है ना उसकी हम लगातार क्या करते जा रहे हैं, खुदाई करते जा रहे हैं, सुरंग खोदते जा रहे हैं, बांधों का निर्माण करते जा रहे हैं, रेल पथ, जलाशय, रेल पथ, जलाशय, विशाल भवनों का निर्माण करते जा रहे हैं, तो उसके कारण भी भूकंप आने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। दोस्तों हम क्या कह रहे हैं, क्या क्या हो रहा है कि सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि सुरंग खोद रहे हैं, खदानों की खुदाई कर रहे हैं, बांधों का निर्माण कर रहे हैं, रेल पथ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हमें जो एक रेलवे लाइन निकालनी होती है और एक ही जगह हम रेलवे लाइन निकालने में जो है वो लगातार भूमि की खुदाई करनी पड़ती है, उसके बाद ही हम पूरा का पूरा जो रेल पथ है वो तैयार होता है। एक जलाशय खोदने में भी हमें भूमि की क्या करनी होती है, खुदाई करनी होती है। विशाल भवनों के निर्माण में भी हमें क्या करनी होती है, खुदाई करनी होती है। इसी कारण जो है वो भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारा प्राकृतिक भूकंप। प्राकृतिक भूकंप है वो प्राकृतिक कारणों से आएगा, जैसे कि ज्वालामुखी भूकंप आता है, विवर्तनिक भूकंप आता है और संतुलन मूलक भूकंप आता है। दोस्तों यदि हम बात करें विवर्तनिक भूकंप की, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आया हुआ भूकंप था, गुजरात में आया भूकंप जो था वो विवर्तनिक प्रकार का भूकंप था। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आया है, इसलिए मैंने अलग से इसे फैक्ट में डाला हुआ है कि एक इसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया था ये क्वेश्चन। तो ये दो जगह की पीएससी में पूछा, एक राजस्थान की पीएससी में भी पूछा जा चुका है और एक ये गुजरात की पीएससी में भी पूछा जा चुका है। राजस्थान की पीएससी में इसलिए पूछा जा चुका है क्योंकि इसका जो प्रभाव था वो पूरे के पूरे राजस्थान, गुजरात और हमारे मध्य प्रदेश तीनों क्षेत्रों में पड़ा था। और आगे हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ किस किस प्रकार का भूकंप आया है। तो विवर्तनिक भूकंप की यदि हम बात करें तो हमने क्या कहा कि पृथ्वी के हलचल के कारण जो विवर्तनिक भूकंप होता है वो पृथ्वी की हलचल के कारण उत्पन्न होता है। ये तीव्र और विनाशकारी होता है और ये कितना भूपटल की लगभग 3 से 15 मील की गहराई तक पाया जाता है। और 26 जनवरी 2001 को जो गुजरात में आया हुआ भूकंप था वो विवर्तनिक भूकंप का प्रकार था। नेक्स्ट यदि हम दोस्तों बात करें संतुलन मूलक भूकंप, तो हुआ यह है कि चट्टानों में संतुलन बिगड़ गया है और इसी कारण भूकंप आया है। और ऐसे भूकंप में प्रायः नवीन मूलधार पर्वतीय क्षेत्र में यह अधिक होता है। और सन 1945 का हिंदू कोल का भूकंप संतुलन मूलक भूकंप था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम क्या कह रहे हैं कि ये जो संतुलन मूलक भूकंप है ये किसे प्रभावित करता है, तो ये नवीन मूलधार जितने ये जो पर्वत होते हैं, जो नवीन मूलधार पर्वत बनी है उनमें आता है संतुलन मूलक भूकंप। और यदि हम बात करें कि चट्टानों में हलचल के कारण कौन सा आता है, तो वो आता है विवर्तनिक भूकंप। संतुलन बिगड़ गया है चट्टानों का, चट्टानों का संतुलन बिगड़ गया है तो पर्वतीय क्षेत्र प्रभावित होंगे। और यदि पृथ्वी की आंतरिक हलचल में गड़बड़ी हो रही है, पृथ्वी की आंतरिक हलचल में गड़बड़ी हो रही है, तो उसके कारण कौन सा भूकंप आता है, हमारा विवर्तनिक भूकंप। और 1945 का जो हिंदू कोल का भूकंप था वो संतुलन मूलक भूकंप था। नेक्स्ट यदि हम देखें कि एक और भूकंप का प्रकार है प्राकृतिक में ही कि पातालीय या प्लेक्टोनिक भूकंप। ये क्या होता है कि जब धरातल में बहुत अधिक गहराई से उत्पन्न होने वाले भूकंप को प्लेक्टोनिक या पातालीय भूकंप कहा जाता है। और यह जो है ये उद्गम क्षेत्र से, धरातल से, इसका जो उद्गम है वो धरातल से 150 मील या 420 मील तक की गहराई पर हो सकता है। और अत्यधिक गहराई पर उत्पन्न होने के कारण इसके बारे में बहुत कम जानकारी है, क्योंकि इसकी जो गहराई है, भूकंप आने की जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा है और ये जो है वो बहुत ही धरातल के नीचे से उत्पन्न होता है। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ी अभी। सबसे पहले हमने कौन कौन सा देखा भूकंप के प्रकार में, एक कृत्रिम भूकंप देखा, एक प्राकृतिक भूकंप देखा, फिर उसके बाद में हमने प्राकृतिक भूकंप में ज्वालामुखी भूकंप, विवर्तनिक भूकंप देखा, उसके बाद संतुलन मूलक भूकंप देखा और पातालीय भूकंप देखा। ज्वालामुखी भूकंप ज्वालामुखी के कारण होता है। विवर्तनिक भूकंप कैसे होता है कि जब पृथ्वी के जो आंतरिक हलचल हो रही है, पृथ्वी की
आंतरिक हलचल के कारण होता है विवर्तनिक भूकंप। संतुलन मूलक भूकंप क्या हुआ? संतुलन मूलक भूकंप में जब चट्टानें, ये दो चट्टानें हैं और चट्टानों में ही संतुलन बिगड़ गया तो उसके कारण जो भूकंप होगा वो संतुलन मूलक भूकंप होगा। नेक्स्ट हमने देखा पातालीय भूकंप। पातालीय भूकंप अत्यधिक गहराई के कारण होता है और धरातल की अत्यधिक गहराई पर होने के कारण इसे ही क्या कहा जाता है? पातालीय भूकंप कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं दोस्तों कि भूकंप, भारत में भूकंप के 3 क्षेत्र आते हैं। भारत में सबसे ज्यादा जो भूकंप है वो कहाँ कहाँ आते हैं? तो इसे देखिए, मैंने जब आपदा प्रबंधन स्टार्ट करने के पहले मेरा जो फर्स्ट लेक्चर था, मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया हुआ था फर्स्ट लेक्चर में कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, और 2018 से लेकर हमने 2013 तक के पूरे मेंस में और प्रीलिम्स में आए हुए क्वेश्चनों को देखा था। तो उसमें आपने एक क्वेश्चन देखा था कि भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। भारत में आए हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। ये 2017-18 का ही क्वेश्चन था। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी पीएससी है, हमारा जो आयोग है, वो 5 नंबर में ये भी पूछ सकता है कि भारत में भूकंप की कितने क्षेत्र हैं या भारत में भूकंप है वो कहाँ कहाँ आता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है टॉपिक के रूप में कि 3 क्षेत्र होते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्षेत्र होता है वो होता है हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र। सेकंड होता है हमारा उत्तर मैदान और तीसरा है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। तीसरा हमारा क्या है दोस्तों? प्रायद्वीपीय भारत। पहले है हमारा हिमालय क्षेत्र, क्योंकि हिमालय जो क्या है, एक नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। कैसा पर्वत है ये? नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है तथा अभी भी ऊपर उपस्थित है। इसी कारण अधिकांश भूकंप के जो अभी केंद्र है वो इसी क्षेत्र में है। हुआ ये है कि हमने अभी अभी पढ़ा था कि मोड़दार पर्वत के कारण कौन सा भूकंप आता है, तो अभी हमने पढ़ा था कि नवीन मोड़दार पर्वत का जो प्रभाव होता है उसके कारण भी भूकंप आता है जब चट्टानों में अत्यधिक अस्थिरता आ जाती है। उत्तर मैदान हिमालय के आसपास होने के कारण यह भी क्षेत्र जो है वो भूकंप से ग्रसित है। और नेक्स्ट है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। दक्षिण भारतीय या प्रायद्वीपीय भारत पश्चिमी तट और पूर्वी तट का जो पूरा का पूरा भाग है, तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर भी भूकंप आने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भारत है वो प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। दोस्तों कैसे निर्मित है? प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है और इसी कारण ये जो क्षेत्र है भूकंप का सुरक्षित क्षेत्र, मतलब यहाँ पे क्या है कि भूकंप जो है वो लगातार आते रहते हैं। तो 3 भागों में हमने भूकंपीय क्षेत्र को बांटा। चलिए स्टार्ट से देखते हैं कि हमने सबसे पहले परिभाषा देखी थी, उसके बाद में हमने देखा था कि भूकंप में हमने रेडॉन की मात्रा बढ़ जाती है, रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। फिर हमने फोकस के बारे में देखा, एपिसेंटर के बारे में देखा। फिर हमने वो 3 श्रेणियां देखी, कौन कौन सी 3 श्रेणियां होती हैं कि पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स के बारे में देखा। फिर हमने देखा कि भूकंप आने के कारण कौन कौन से होते हैं। भूकंप आने के कारण के बाद हमने भूकंप के प्रकार देखे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि भारत में भूकंप का वितरण, भारत में भूकंप का वितरण कि भारत में कब कब कौन कौन सा भूकंप आया हुआ है। तो दोस्तों भारत में मैंने ये सभी तो नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं, जो क्वेश्चंस आ चुके हैं जहां से मैंने इसमें वही डाले हुए हैं कि 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ में भूकंप आया हुआ था। उसके बाद 29 मार्च 1999 को चमोली उत्तराखंड में भूकंप आया हुआ है। 20 अगस्त 1998 को भारत और नेपाल की सीमा पर भूकंप आया हुआ था और 22 मई 1997 को जबलपुर मध्य प्रदेश में भूकंप आया था। दोस्तों इसे जरूर याद रखिए आप, इसे तो याद हमें रखना ही है कि 22 मई 1997 को कहाँ भूकंप आया है? जबलपुर मध्य प्रदेश में भूकंप आया है। और 30 सितंबर 1993 को लातूर महाराष्ट्र में भूकंप आया है। देखिए इन्हें तो याद रखिए क्योंकि ये जो मैंने आपको ये टेबल बनी हुई है ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और वहां से ही मैंने निकाले हुए हैं कि कहाँ कौन कौन सा भूकंप आया है कि आपको मैं इस टॉपिक में कवर करा सकूं। आपके फैक्ट भी कवर हो जाएंगे, साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी कवर हो जाएंगे कि 26 जनवरी 2001 को गुजरात में, 29 मार्च 1999 को चमोली उत्तराखंड में, फिर 20 अगस्त 1998 को भारत और नेपाल की सीमा में, 22 मई 1997 को जबलपुर मध्य प्रदेश में और 30 सितंबर 1993 को लातूर महाराष्ट्र में भूकंप आया हुआ था। दोस्तों भूकंप अब आया है तो कुछ ना कुछ उपाय करने होंगे और भूकंप के आने के प्रभाव को कम करने के लिए जो उपाय करने होंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है वो पूछे जा सकते हैं कि भूकंप न्यूनीकरण के लिए कौन कौन से उपाय करने
चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये है कि जहां हमें भूकंप की संभावना ज्यादा है तो हमें क्या करना है कि वहां पर भूकंप आकलन या सूचना केंद्रों की स्थापना करनी चाहिए, कि हमें एक ऐसा यंत्र लगा देना चाहिए या ऐसे सूचना, सबसे पहले सूचना एक तो यंत्र लगा दो और दूसरा वहां पर एक सेंटर बना दो कि जैसे ही जो भूकंप आया है वो उसमें रिकॉर्ड हो जाए कि हाँ यहाँ पे जो है वो भूकंप आने की संभावना बढ़ गई है, और उस सेंटर में जाके हमें पता चल जाए और वही जो सेंटर के लोग हैं वो पूरे के पूरे क्षेत्र के निवासियों को सूचित कर सकें ताकि जन धन की हानि ना हो सके। तो भूकंप आकलन एवं सूचना केंद्रों की स्थापना की जा सकती है। दूसरा हमारी बात करें तो ये क्या कह रहे हैं कि जीपीएस की सहायता से विवर्तनिकीय प्लेटों की हलचल का पता, कि हम जीपीएस लगा दें। जीपीएस हम जानते हैं कि अमेरिका का सैटेलाइट, और हमारा जो सैटेलाइट है वो गगन बनाया जा रहा है भारत के द्वारा और लगभग उसका जो काम है वो पूरा हो चुका है, और गगन के ही 12 केंद्र हैं। ये क्या करेगा, ये मैं थोड़ा आपको इसके बारे में बता दूं गगन के बारे में, कि गगन एक ऐसा रहेगा, क्योंकि हुआ ये था कि 1999 में जो हमारा कारगिल का युद्ध हुआ था, तो कारगिल युद्ध में चूंकि भारत ने अमेरिका से सहायता मांगी थी कि आप क्या कीजिए कि हमें अपने जो जीपीएस की जो सैटेलाइट की आप जो लोकेशन है वो पाकिस्तानियों की तरफ बता दीजिए कि कहाँ कहाँ आतंकी हैं जो छिपे हुए हैं। लेकिन अमेरिका ने जो 1999 के कारगिल युद्ध में इसे देने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो जीपीएस संयंत्र है वो सिर्फ हम मानवों की रक्षा के लिए करते हैं, ना कि ऐसे युद्ध संयंत्र या युद्ध सहायता हेतु करते हैं। इसी कारण हमने फिर भारत की जो टेक्नोलॉजी थी वो गगनयान के रूप में आती है, और गगन मिशन के अंतर्गत हुआ ये है कि भारत ने ही अपनी एक नई सैटेलाइट लॉन्च की है। यदि आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं इसका लेक्चर एक अलग से बनाऊं पूरा जीपीएस सिस्टम के बारे में, या भारत की जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है उसके बारे में मैं अलग से आपको एक वीडियो में लेक्चर में बता दूंगी कि कैसे इसके 12 केंद्र है, और जीपीएस से फिर जो गगनयान है ये 12 केंद्रों को सूचित करता है, और फिर ये जो पूरा का पूरा इस पर जो फोकस रखता है वो जीपीएस भी रखता है, क्योंकि ये अमेरिका का सैटेलाइट है जो कि रखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत जो है वो इसका मिस यूज कर रहा है। लेकिन हमारा जो भारत है वो किसी भी प्रकार से इसका यूज नहीं करता है। हमारा जो भारत है वो सैटेलाइट सिस्टम है जो पूरा का पूरा भारत के उत्तरी भारत के क्षेत्र को कवर करते हुए 1500 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित एक सैटेलाइट है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में मैं और डिटेल में आपको बताऊंगी, विद कहानी आपको बताऊंगी। यदि आप कमेंट बॉक्स में इसमें बताइए कि आप ये लेक्चर जो है वो लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमें कि भवनों का डिजाइन ऐसे करना होगा कि ताकि भूकंप के जो झटके हैं वो सहन कर सके। हमें भवनों का ही निर्माण इस प्रकार से करना होगा, और ऐसे क्षेत्र जहां पर भूकंप आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है हमें उनका मानचित्र तैयार कर लेना चाहिए। और जैसे ही हम मानचित्र तैयार कर लेंगे कि हम देखते हैं कि उत्तरी भारत क्षेत्र में या प्रायद्वीपीय भारत क्षेत्र में इन क्षेत्रों में भूकंप आने की संभावना ज्यादा हो जाती है, तो ऐसे स्थानों पर हम ऐसे भवनों का या ऐसी फैक्ट्रियों का निर्माण ही ना करें जहां पर जो है वो पृथ्वी की भूभाग पे दरार आए। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि भूकंप से बचने के हमने उपायों में और कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं, तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हुआ ये है कि भूकंप रोधी मानकों के अनुसार भवन एवं अन्य संरचनाओं का निर्माण इस प्रकार करना चाहिए जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और जापान कर रहा है। कैसे? हमें संयुक्त राज्य अमेरिका क्या करता है कि मकानों की नींव में भूकंप के झटकों को अवशोषित करने के लिए रबड़ और इस्पात की परतों का प्रयोग करता है, और जापान में भूकंप जो है ऐसे भूकंप क्षेत्रों में जहां आने की संभावना प्रबल होती है, इमारतों में कंक्रीट के स्थान पर लकड़ी का प्रयोग अत्यधिक किया जाता है। तो ऐसे ही भारत की जो टेक्नोलॉजी है वो ऐसी होनी चाहिए कि भूकंप आने की संभावना जो है वो कम हो जाए, या जब भूकंप आता है तो भारत में झटके उसके कम लगे। दोस्तों यहाँ जो हमारा टॉपिक था वो पूरा का पूरा हमने कवर किया। कल इससे संबंधित फैक्ट और साथ ही साथ पूरा ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे कि कौन कौन से किस किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। उनमें से कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो हमने इस टॉपिक में कवर नहीं किए हैं, जैसे कि भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है, और स्केल इसकी कौन कौन से स्केलें होती हैं भूकंप मापने की, वो हम पूरा का पूरा अपने व्यापम और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। दोस्तों मेरा कोड है वैशाली 10, इसे जरूर याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ मेरी जो पिछली वीडियो है आपदा प्रबंधन की, उसमें ज्वालामुखी और हमने आपदाओं के प्रकार पढ़े हैं, वहां भी हमने कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ा है कि आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है, आपदा प्रबंधन अंतरराष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिवस कब मनाया जाता है, ये सभी क्वेश्चन हम देख के आए हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो भूकंप पर
प्रश्नों का। इसके साथ साथ ही हमारा एक एमपी का वीडियो भी चल रहा है जहां हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। दोस्तों वहां हम मालवा की संस्कृति के बारे में अध्ययन करना है हमें आज। वो वाले लेक्चर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर कि व्यापम, एसआई और हमारे पीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लगातार एमपी का वेटेज है वो बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ हमारा जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है, एक नया चैनल लॉन्च किया हुआ है जिसमें आपके हर एक टॉपिक को 10 मिनट में कवर कराया जा रहा है। आप उसे भी देखिए, जरूर देखिए। और उस प्लेटफॉर्म का नाम है एमपी एग्जाम इन 10। एमपी एग्जाम इन 10। धन्यवाद दोस्तों। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सरकार का सहयोग कीजिए। 2 लाइनें आपको मोटिवेट करने के लिए दोस्तों, वही चीज है, मैं फिर से बोलूंगी। भूकंप पड़ा है तो भूकंप के बारे में कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो, और ना विकिर है कुशलता क्या, जब बाधाएं प्रतिकूल ना हो। धन्यवाद दोस्तों।